अब देखिए जरा, ये जो एक मुद्दा है कि आखिर दलित उत्थान को लेकर दलितों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर और गांधी का नजरिया क्या है। किसी न किसी रूप में जब ये बात सामने आती है कि गांधी ने आमरण अनशन कर दिया और दलित के विरोधी प्रथम दृष्टया नजर आने लगते हैं, तो इसी बात को लेकर आलोचना भी खूब हुई और है भी। तो जरा इस बात को समझें कि आखिर दलितों के उत्थान को लेकर गांधी और अंबेडकर का चिंतन क्या था। गांधी के बारे में तो कम से कम जान लिए कि एक उनका परिचय, उनकी रणनीति, उनके विचार। तो फिर जरा थोड़ा सा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी पहले इस बात को अगर जान लें कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चिंतन है वो कैसे एक भारत के अंतर्गत बेहद कहा जाए कि क्रांतिकारी परिवर्तन का जो है वह प्रेरक बनता है। तो जिस डॉक्टर अंबेडकर की बात हो रही है वह 1891 और फिर 1956 का दौर। अगर कहा जाए कि पारिवारिक जीवन व गाथा जो लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, आमतौर पर वर्तमान की उपलब्धि के तहत तो सबको पता रहता ही है कि आखिर ड्राफ्टिंग कमेटी के संदर्भ में अध्यक्ष रहे, संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वहां तक की यात्रा तो बहुत बाद की है। उससे पहले की यात्रा एक व्यक्ति के संदर्भ में पहले समझ पाए। मैंने कहा कि परिवेश बहुत बड़ा कारक बनता है कि आखिर कैसे और किन स्थितियों के तहत उसे कार्य करना है। डॉक्टर अंबेडकर का अगर जीवन वृत्ति को देखें तो 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू क्षेत्र के अंतर्गत जन्म हुआ और फिर पिताजी खुद एक तरीके से सेना में कार्यरत, जो सूबेदार के पद तक पहुंच चुके थे। और उस दौरान चूंकि अब सैन्य छावनी में होने के नाते आरंभिक शिक्षा भी प्राप्त हो गई। देखा जाए अगर तो जो नामकरण भी है ना, इनके पूर्वज, इनके अपने परंपरा के लोग रत्नागिरी के अम्बावडे ग्राम के साथ जुड़े, तो इसलिए नाम भी आरंभिक स्तर पर अम्बावडेकर हुआ करता था। लेकिन एक शिक्षक ने अपना नाम, कि बुलाने में बड़ा असुविधाजनक है, इसलिए अंबेडकर कर। अगर उनके क्रियाकलाप को देखें तो बाल विवाह की ही स्थिति थी। वह रमाबाई अंबेडकर के साथ विवाह, और यह दशा अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि जैसे गांधी की कम उम्र में विवाह की दशा थी, वही दशा यहाँ पर भी थी।
मैट्रिक करने के उपरांत आरंभ में ही शिक्षा को लेकर जिस एक जाति और समुदाय से जुड़े थे उसमें अपने आप में बड़ा स्ट्रगल करना था। उस समय के संदर्भ में एक महार जाति दलित जाति से जुड़े और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उस समय के संदर्भ में बहुत सहजता नहीं थी। भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था जनित जो भेदभाव की दशा थी उसका दंश उन्होंने बहुत गहरे स्तर पर महसूस किया था कि जब शिक्षा को लेकर वे यहाँ तक कि उस दौरान भेदभाव के शिकार होकर कि क्लास से बाहर भी निकाल दिया जाना, तो उनकी इच्छा और उनकी अपनी प्रयास की स्थिति ये थी कि मैं जूतों के पास भी बैठकर कक्षा के बाहर अध्ययन कर लूँगा, मुझे शिक्षा बस प्राप्त हो जाए। और यही वजह है कि शिक्षा को लेकर शुरू से सचेत रहे और अंततः जिस दौर में बालक खेलने कूदने का प्रयास करता है उस दौर में वो समाज के प्रश्न के उत्तर को खोजने में लग गए कि आखिर इसका निराकरण कैसे होगा। तो कहा जाता है कि जिस उम्र के अंतर्गत बच्चा प्रश्न करता है उस दौर के अंतर्गत वह समाज के उत्तर को खोजने में संलग्न हो गए और फिर उस उत्तर की खोज में एक चीज मिली और वह यह कि मुझे शिक्षा प्राप्त करना है, क्योंकि इन सारे परिवर्तनों का मूल आधार वही होगा। तो उन्होंने अपने मां के सपने को संकल्प बना लिया। दरअसल उनकी माताजी का देहांत भी जिस रोग की वजह से हुआ, ऐसा नहीं था कि रोग लाइलाज था, लेकिन उस रोग के लिए कोई श्रेष्ठ वैद्य इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वे निम्न जाति समुदाय के थे। तो मां को मरते भी इस आधार पर देखा, अस्पृश्यता के चलते। तो तय किया कि समाज के स्तर पर मां तो बेशक एक रोग से मर गई, लेकिन मां से ज्यादा गहरा रोग तो समाज को लगा है और हमें समाज के इस रोग को दूर करना है। और इस आधार पर उन्होंने अपना शिक्षा के माध्यम से समाज के इस रोग को दूर करने का प्रयास शुरू किया। यानी ये स्थितियां आरंभ से ही बन गई। तत्पश्चात एक बात तय किया जो उनके जीवन का मूल आधार है, परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो, लक्ष्य ओझल नहीं होने चाहिए। परिस्थितियां परिणाम को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। इसलिए विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अपने लक्ष्य को लेकर कभी विचलित नहीं हुए। दबाव बहुत रहा और फिर जिस एक आरंभिक स्तर पर बॉम्बे में शिक्षा भी प्राप्त किया उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में, और फिर वहां से जब कहा जाए कि ग्रेजुएट भी हुए और तत्पश्चात पढ़ाई के लिए शुरू से लगन, तो उस समय एक बड़ौदा रियासत के गायकवाड़ साहब, जो बड़ौदा रियासत शुरू से बड़ी प्रोग्रेसिव रही थी इस मामले में, भारत के संदर्भ में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भी देने का
बीड़ा सबसे पहले उसी ने उठाया था। तो वहाँ पर सियाजी राव गायकवाड़ के सहयोग से स्कॉलरशिप मिली और यूएसए पहुंचते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 वर्ष के लिए वह छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी और उस समय के संदर्भ में लगभग जो $11.5 की यह छात्रवृत्ति थी और 3 वर्ष के लिए थी। वहां पर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया और तत्पश्चात यानी उस यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ उनकी हायर एजुकेशन पूरी होती है। और फिर ये 1912 में जब डिग्री ग्रेजुएशन की पूरी करने के पश्चात रवाना हुए तो 3 वर्ष यानी 16 का समय, और तत्पश्चात अब वे वहां से लौट भी रहे हैं और लंदन के लिए डिग्री लेने के लिए अगली पहुंचते हैं, वह एमए अर्थशास्त्र। तत्पश्चात स्कॉलरशिप खत्म हो गई और लौट आए। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। आने के पश्चात यहाँ पर निजी स्तर पर ट्यूशन का कार्य भी किया। पहले बड़ौदा राज्य के सचिव के रूप में, सेना के सचिव के रूप में कार्य किया, लेकिन अस्पृश्यता और छुआछूत का सामना वहाँ भी करना पड़ा, त्यागपत्र दे दिया। निजी ट्यूटर के रूप में कार्य किए, लेकिन शिक्षा वहाँ आकर लेने वाले समाज के वे समुदाय के लोग थे जो समाज में जिन्हें तथाकथित उच्च वर्ण कहा गया, तो प्रायः वह भी नहीं होता था। उन्होंने एक परामर्शदाता सलाहकार का अपना कार्य शुरू किया, लेकिन उस सलाह को लेने के लिए भी कोई आए तब तो जीवन चले। और तत्पश्चात मुंबई के सिडनेम कॉलेज में उस समय के संदर्भ में अध्यापन का कार्य भी किया, लेकिन शिक्षा को लेकर अभी उनकी प्यास बुझी नहीं थी और इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुनः एक बार लंदन पहुंचते हैं। चूंकि अब की बार वो कोल्हापुर के साहूजी महाराज के माध्यम से स्कॉलरशिप का प्रबंध हो गया और पहुंच गए लंदन। वहां पर पीएचडी इकोनॉमिक्स में किया। तत्पश्चात उन्होंने एमएससी किया और फिर डीएससी व डॉक्टर ऑफ साइंस, ऐसी डिग्री हासिल करने वाले वो पहले भारतीय थे उस समय के हिंदुस्तान के अंतर्गत। और जो उन्होंने वहां पर शोध प्रस्तुत किया इकोनॉमी पे ही, कि एक तरीके से अनेक निबंध, लेख, थेसिस जो उनकी सामने आई, और तत्पश्चात 1926 में वह भारत लौट रहे। राजनीति के क्रियाकलाप में वहां से शामिल होते। शुरू से भारत में अस्पृश्यता का दंश झेला, उतनी उच्च शिक्षा पाने के बावजूद भी जब भारत में
चाहे बड़ौदा राज्य के अंतर्गत कार्य किया या अध्यापन के अंतर्गत कार्य किया, तो भी वह दंश झेला। लंदन से बैरिस्ट्री भी किए इसी दौरान, और वहां से लौट कर आए, भारत में रहने का निश्चय किया। अब जरा विचार करिए इस मामले में कि आखिर एक व्यक्ति जिसका जीवन भारतीय समाज में अस्पृश्यता के दंश के साथ चला, विदेशों में उसकी ज्ञान और उसकी शिक्षा की बड़ी वैल्यू थी। अभी कुछ समय पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने पूर्ववर्ती छात्रों की सूची जारी की कि ऐसे 100 मेधावी, इसमें पहले नंबर पर डॉक्टर अंबेडकर हुआ करते थे। तो ज्ञान का महामानव, यानी अगर शिक्षा और शिक्षण के साथ जोड़ा जाए तो उस समय तक दूर दूर तक कोई भारतीय मौजूद भी नहीं था। बावजूद इसके भारत में रहने का आखिर निश्चय किया। चाहते अगर व्यक्तिगत जीवन बहुत सुविधापूर्ण और सम्मानित, तो फिर विदेश में रह लेते। बहुत सारे लोग विदेश में रह रहे थे। वह रजनी पामदत्त जैसे मार्क्सवादी विदेश में ही बसे रह गए और वहीं पर इंडिया टुडे नामक पुस्तक लिख रहे हैं, भारत के उपनिवेशवाद को लेकर विचार दे रहे हैं विदेश में रहकर। लेकिन इन्होंने भारत की भूमि के अंतर्गत आकर उसी अब मां के सपने को संकल्प के रूप में परिवर्तित करके उस रोग से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया, तो भारत आए। राष्ट्र प्रेम का इससे ज्यादा उदाहरण और क्या मिलेगा कि जब कोई ये कहता है कि राष्ट्र प्रेम, तो राष्ट्र प्रेम केवल आजादी की लड़ाई, वो भी राजनीति की ही नहीं, और वो भी साम्राज्यवाद से ही नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दों से लड़ी जा सकती है। इसीलिए वे डायरेक्ट चाहे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से न टकरा रहे, लेकिन समाज से तो टकरा रहे थे भारतीय। यही वजह है कि अब क्षेत्र ही अलग चुन लिया। बॉम्बे में आने के पश्चात फिर से गवर्नमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बने सरकार के। उस समय के संदर्भ में पार्टी भी बनाई, केंद्रीय विधान परिषद में 18 सीट भी प्राप्त किया। तत्पश्चात अब उनका मूल ढांचा, मूल उद्देश्य समाज के रोग को दूर करना था। अब यहीं से समझने की कोशिश करिए कि एक व्यक्ति का रास्ता ही एक अलग है, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं वह भगत सिंह की तरह, क्यों नहीं वह तिलक की तरह, गांधी की तरह स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी बने। तो इसका तात्पर्य है कि हम जब किसी के जीवन पथ को नहीं जानते तो उसे दूसरे के ही पथ पर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने भारतीय समाज के अंतर्गत इस एक लक्ष्य को लेकर काम करना शुरू किया था। अगर उनके क्रियाकलाप को समझें, क्यों यह इतने समाज के इस दलित या अछूत वर्ग के लिए व्याकुल क्यों थे,
गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद होता है। गांधी विचलित हो गए और तय किया कि यह रंगभेद समाप्त करना चाहिए, उचित नहीं। जिसके साथ वर्ण भेद होता रहा हो वो क्या वर्ण को समाप्त करने की बात नहीं करेगा? यही वजह है, यहां से अब दोनों के चिंतन को समझा जा सकता है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर का अपना पूरा का पूरा जीवन इस हजारों वर्षों से समाज में लगे रोग को दूर करने के लिए रहा। तो फिर भारत राष्ट्र का निर्माण केवल एक तरीके से नहीं हो सकता है। भारत राष्ट्र के निर्माण में अनेक व्यक्ति, अनेक दृष्टिकोण और अनेक ऐसे पिलर्स हैं जिसके माध्यम से इसका निर्माण किया जा सकता था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने या छुआछूत जैसी इस अमानवीय स्थितियों को दूर करने का प्रयास किया और एक भारत निर्माण में अपनी भूमिका दी। अब एक चीज समझे, जिस डॉक्टर अंबेडकर को लेकर गांधी के साथ विचारों की अब तुलना की बात है, इस पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है कि आखिर गांधी क्या चाह रहे थे और अंबेडकर क्या चाह रहे थे। कई बार गांधी और अंबेडकर के विचारों के आमने सामने रखने से ऐसा अध्ययन करने का तरीका विकसित हो गया कि हम या तो गांधी या अंबेडकर के बारे में बात करें, यानी दोनों में से किसी एक का मार्ग हम सही या गलत बताएं। यह सही और गलत से कहीं ज्यादा इस बात को लेकर परीक्षण करने का है कि आखिर दोनों का लक्ष्य क्या था। और इस मामले में अगर देखें इस दलित उद्धार को लेकर गांधी और अंबेडकर इस गांधी और अंबेडकर में मतलब इसमें तो संदेह नहीं होना चाहिए कि दलितों के संदर्भ में गांधी भी उतने ही बेचैन और व्याकुल थे उद्धार को लेकर, उत्थान को लेकर, जितने अंबेडकर थे। यही वजह है कि गांधी ने भी एक दलितों के लिए एक नामकरण भी कर दिया, हरिजन और हरिजन यात्रा की शुरुआत की 20,000 किलोमीटर की, दलितों के प्रति लोगों के बीच उन बातों को ले जाना कि अस्पृश्यता का कोई अपना अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो गांधी जो दलित उद्धार की बात कर रहे थे, किस आधार पर, मार्ग अलग अलग है। गांधी का कहना था कि एक तरफ मंदिर प्रवेश के माध्यम से दलित उद्धार और हृदय परिवर्तन के माध्यम से वह दलित उत्थान, अस्पृश्यता का अंत करना। अब ऐसे में गांधी जो कह रहे हैं कि मंदिर प्रवेश, तो इसका मतलब क्या है और कैसे
इससे दलितों का उत्थान हो जाएगा या अस्पृश्यता दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जो गांधी का मंदिर प्रवेश के माध्यम से दलितों के सामाजिक आर्थिक उन्नति का एक रास्ता बताया गया। गांधी का विचार था, गांधी का कहना था कि जो मंदिर प्रवेश नहीं है दलितों को, तो मंदिर प्रवेश नहीं है इसका तात्पर्य यह अछूत की अस्पृश्यता की अवधारणा लाई किसने है, समाज के किस एक दौर में किस एक वर्ण या समुदाय के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो गांधी ने स्पष्ट एकदम शब्दों में लिखा, इस बात को बतलाया कि दरअसल यह अस्पृश्यता की अवधारणा तो सवर्ण हिंदुओं के माध्यम से लाई गई है। ये हम सवर्ण और निम्न वर्ण कहते जरूर है, लेकिन सच पूछा जाए तो इसका कोई तार्किक आधार है नहीं। इसलिए कई बार इन चीज़ों को लिखा जाता है कि तथाकथित सवर्ण, यानी सो कॉल्ड, कि ऐसा कहा जाता है जिसका कोई ऐसा तार्किक आधार है नहीं। लेकिन चूंकि अब ये चीज़ें चली आ रही थी भारतीय समाज में, जन्मगत वर्ण व्यवस्था का यह एक कहीं ना कहीं एक कुरीति के रूप में देखा जाता था। तो गांधी ने स्पष्ट किया कि एक जो मंदिर है दरअसल यह आखिर सवर्ण हिंदुओं का पवित्र स्थान है, और स्वाभाविक है, यह बात इसलिए लिखी जा रही ताकि यह बात एकदम और स्पष्ट हो। अतः उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश को अपवित्र माना। अब अगर दलितों के मंदिर प्रवेश को अपवित्र माना जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो समुदाय जो मंदिर के स्तर पर नहीं जा रहा है, जिसके लिए समाज ने उसको इस रूप में मान्यता नहीं दी है, तो स्वाभाविक सी बात है समाज में वह वर्ग भी अपने आप में क्या माना जाएगा, अपवित्र माना जाएगा, अछूत माना जाएगा, जिसके अपने ये कहीं ना कहीं अस्पृश्यता की जो भावना है वो मौजूद रहेगी। तो गांधी का कहना था कि हम अगर दलितों को इस मंदिर प्रवेश के लिए उपलब्ध करा सके स्थान, तो मंदिर चूंकि यह अब पवित्र स्थान है और अगर इसमें दलित प्रवेश करेंगे तो फिर मंदिर की अगर पवित्रता कहीं कोई सीमित नहीं होती है, अपवित्र नहीं होता है, ऐसा मान्यता और विचार आने लग जाएगा, तो समाज में दलितों के अपने संपर्क से, उनके अपने उठने बैठने खान पान करने से किसी प्रकार के अपवित्रता की भावना नहीं रहेगी। और फिर अगर इस मंदिर के प्रवेश के माध्यम से समाज में जब उनके लिए कोई अस्पृश्यता नहीं रहेगी, इसका मतलब किसी को उस वर्ण के अंतर्गत रहने मात्र से किसी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि समाज के अंतर्गत सभी के लिए आगे बढ़ने का एक स्थान मौजूद होगा, यानी समानता दिखाई पड़ेगी। तो वे जिस बात को लेकर कह रहे हैं उस मूल स्थान की बात, कि दरअसल उस मंदिर प्रवेश से हम दलितों के सामाजिक आर्थिक उन्नति का रास्ता बना सकते हैं। और होगा कैसे? तो फिर हृदय परिवर्तन। ये हृदय परिवर्तन का तात्पर्य कि जिसने यह चीजें बनाई हैं उसको बतलाना ये गलत है। गांधी दरअसल इस मामले में विचार रखते थे और उनका इस पर पूरा विश्वास और भरोसा था कि कोई व्यक्ति को जब तक ये एहसास नहीं है कि वह गलत कर रहा है तब तक वह गलती करता रहेगा। अगर हम उसको यह एहसास करा दें, बतला दें कि यह गलत है, सत्य नहीं है, अन्याय है, तो फिर वह उस मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग को अपना लेगा। ये उनका अपना एक व्यक्तिगत विचार, इसी को आशावादी या कहा जाता है कि
आदर्शवादी। तो गांधी तो ये मान रहे थे, ये कह रहे थे कि हम इस समुदाय को इस बात का एहसास कराएं कि इस तरीके का भेदभाव उचित और तार्किक नहीं है। तो खान पान होगा, मंदिर प्रवेश होगा और आर्थिक सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। सोचने में अच्छा लग रहा है कि एकदम ठीक बात है, सब बहुत बढ़िया समाज है। आंख बंद करने के बाद एकदम एक बहुत बेहतर समाज का निर्माण बनता नजर आएगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर गांधी के इस विचार से एकदम सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आखिर पीड़ित कौन है, वह अस्पृश्यता का शिकार कौन है। अगर अस्पृश्यता का शिकार दलित है तो किसके हृदय परिवर्तन पर उसकी स्थिति निर्भर करने जा रही है। वह जिसे कहा जा रहा है कि तथाकथित सवर्ण उच्च जाति, इसका मतलब यह हुआ कि एक जो पीड़ित है वह अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी की इच्छा पर निर्भर होगा। हृदय कब बदला, नहीं बदला, थोड़ा थोड़ा बदला, कभी बदला कभी नहीं बदला, तो इसका मतलब तब तक यह उस दंश का शिकार होता रहे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि नहीं, इसके लिए कानून का निर्माण होना चाहिए। मतलब ये अस्पृश्यता के निवारण के लिए, दलितों के उद्धार के लिए कानून में प्रावधान होना चाहिए। और कानून के प्रावधान का मतलब क्या है कि यदि कानून के अंतर्गत यह बात होगी कि दलितों के लिए यह अधिकार है, अधिकार, तो जाहिर सी बात है यदि कोई उस अधिकारों का हनन या उल्लंघन करेगा तो उसके अपने शिकायत और निवारण के लिए अदालत का दरवाजा, कानून का सहारा लिया जा सकता है। यानी निवारण के लिए फिर किसी के हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि निवारण के लिए कानून का सहारा लेंगे, क्योंकि कानून बना हुआ है। इसलिए वे कानून निर्माण के माध्यम से दलित उत्थान पर बल दे रहे थे। अब समझिए, अंबेडकर के सामने जो दशा थी वह यह थी कि आखिर इतने वर्षों से भारत के अंतर्गत यह अस्पृश्यता की भावना, छुआछूत की भावना है, जिसको हर प्रगतिशील चिंतक बुरा कहकर आलोचना कर रहा था। वह चाहे प्राचीन काल के अंतर्गत बुद्ध रहे हों, वह प्राचीन काल के अंतर्गत तमाम ऐसे वह नैनार और अलवार संत रहे हों, उस पूर्व मध्यकाल के साथ साथ वह मध्यकाल के अंतर्गत आने के साथ ही चाहे वह सूफी संत रहे हों, चाहे वह कबीर और नानक की परंपरा रही हो, सब ने अस्पृश्यता को लेकर अपना विरोध व्यक्त किया था, छुआछूत की आलोचना की थी, समतामूलक समाज की बात की थी, लोगों से अपील किया था। और 19वीं सदी के समाज सुधारक, वे जितने भी समाज सुधारक हैं, जिन्हें हम कहते हैं राजा राम मोहन राय से लेकर वह चाहे दयानंद सरस्वती तक की बात हो, वह चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात हो, सब ने अपने अपने विचारों में इस तरीके की अस्पृश्यता को अमानवीय बताया था। लेकिन हृदय तो नहीं बदला। इसका तात्पर्य है कि हृदय बदलने पर हम भरोसा अब नहीं कर सकते। हमें उस समय, यानी कि अंबेडकर के समय के दौर की बात, कि कानून के निर्माण के माध्यम से यह अधिकार चाहिए। इसीलिए वह अब, सरकार तो उस समय ब्रिटिश की थी, तो ब्रिटिश शासन सत्ता से वह मांग कर रहे थे कि दलितों के लिए कानून का निर्माण होना चाहिए। इसलिए गोलमेज सम्मेलन में जाकर वे
जहां राजनीतिक सुधारों की चर्चा हो रही थी, उस अधिकारों की मांग के लिए कि उन राजनीतिक संस्थाओं में पहले प्रवेश का अधिकार सुनिश्चित हो जहां पर कानून का निर्माण होता है। क्योंकि महज वयस्क मताधिकार दे देने से, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार में मताधिकार मिल जाने मात्र से केवल स्थिति में सुधार नहीं होगा, जब तक कि प्रतिनिधि संस्थाओं के अंतर्गत सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी। तो राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की वह बात कर रहे थे। और यही वजह है कि वह कानून के निर्माण के माध्यम से दलित उत्थान पर बल दे रहे हैं। अब जब यह विचार सामने आ गया तो गांधी का पुनः इस पर क्या विचार और स्टैंड था कि देखिए, जो बातें हैं दलित समुदाय के प्रति उत्थान को लेकर, उनके बेहतरी को लेकर, उसमें आपका नजरिया एकदम ठीक है, लेकिन ये तरीका और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। गांधी का कहना था कि हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए उस दलित अवधारणा को ही, अस्पृश्यता की बात को ही समूल रूप से समाप्त किया जाए। लेकिन अगर एक बार कानून के अंतर्गत दलितों को पृथक पहचान मिल गई तो ये पहचान स्थायी रहेगी। फिर दलित ये अपने आप में समाज के अंतर्गत सदैव उसी रूप में मौजूद रहेंगे, जबकि मूल आवश्यकता तो इस अवधारणा को जड़ से समाप्त करने की है। और तत्पश्चात मूल बात यह है, गांधी का चिंतन जरा इस मामले में थोड़ा नैतिक, आध्यात्मिक उस पहलू के साथ जुड़ता है। गांधी कहते थे इस चीज को लेकर कि आखिर राज्य के कानून से कहीं ज्यादा प्रभावी अंतरात्मा का कानून होता है। गांधी का यह चिंतन एकदम स्पष्ट है कि राज्य के कानून से कहीं ज्यादा प्रभावी अंतरात्मा का कानून है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि अगर हमने स्वयं किसी नियम को बनाया है तो वह ज्यादा बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, बजाय राज्य के कानून से। क्योंकि राज्य के द्वारा बनाए गए बहुत से कानून हैं, इसके बावजूद उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि उसे लोगों ने हृदय से अपनाया नहीं, स्वयं नहीं माना और अपनाया। जैसे उदाहरण के स्वरूप में ले, अगर आज के दौरान भी, आज के स्तर पर अगर इस बात को लेकर चलें कि एक कानून बना हुआ है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, बावजूद इसके आज तक इस मामले में क्या कोई कानून रोक पा रहा है? बल्कि कानून के रखवाले इस मामले में, आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट हो जाइएगा, मिलेगा आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा यदि आप विवाहित हैं तो उसमें एक कॉलम होगा कि आप न लिए थे न आगे देंगे, और यदि अविवाहित हैं तो न लेंगे न भविष्य में देंगे, और आप साइन करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसके बावजूद बाजार में नीलामी होती है, बोली लगती है, और सोचने की बात यह है कानून है, बना हुआ है, लेकिन क्या समाज के अंतर्गत सभी लोग इसी दहेज के लेन देन के साथ हैं? मैं कहूं अगर एक भी व्यक्ति दहेज के बिना अगर है तो क्या वो कानून के डर की वजह से है? उसने नियम बनाया है, यानी अंतरात्मा का कानून राज्य के कानून से कहीं ज्यादा प्रभावी दिख रहा है। तो समाज में सुधार के संदर्भ में गांधी का अपना दृष्टिकोण यही था कि हमें अंतरात्मा के कानून पर बल देना होगा, हृदय परिवर्तन के माध्यम से उस व्यवस्था, उस विचार, उस पहचान को समूल रूप से नष्ट करना होगा जो मानव मानव में भेद करती है। अंबेडकर कह रहे थे कि नहीं मिस्टर गांधी,
इस मामले में हमें कानून का निर्माण चाहिए। बस अब स्थितियां एकदम समझ में आ जानी चाहिए आपको। जिस परिवेश में जिसने लगातार जीवन जिया है, उस परिवेश से वह मुक्ति का रास्ता जो देख रहा है, वह ये देख रहा है और एक ये देख रहा है। अब यहां पर कंक्लूड करें इस बात को कि आपके मन में ये विचार, कौन सही और कौन गलत, ये सवाल ही गलत है कि कौन सही और गलत। दोनों ही भारतीय समाज के संदर्भ में उस एक अमानवीय प्रथा के विरुद्ध हैं और दलित उत्थान को लेकर अपना प्रयास कर रहे हैं। तरीका, मार्ग अलग है, मार्ग अलग है। यह दीर्घकालिक मार्ग है, यह तात्कालिक मार्ग। इसका तात्पर्य यह है कि अगर तात्कालिक मार्ग उस समय के संदर्भ में जरूरत है तो इसको बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्या कानून के निर्माण के बावजूद भी क्या भारतीय समाज से ये घटनाएं समाप्त हो गईं? क्योंकि हृदय से लोगों ने इस चीज को अपनाया नहीं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमने ये प्रयास तो किया, ये प्रयास नहीं किया। अतः जरूरत क्या है? दोनों प्रयास की। मूल बात अब बहुत आसान शब्दों में, चिकित्सा की पद्धतियां अलग अलग हैं, रोग के अपने निदान अलग अलग हैं। एक एलोपैथिक और दूसरा आयुर्वेदिक, और भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर दो की बात करें, एक एलोपैथिक की बात कर रहे हैं, तात्कालिक स्तर पर तुरंत रिलीफ होगा। दूसरा कह रहा है कि जड़ से समाप्त करना है, तो योगा करो, अनुलोम विलोम करो, मेडिटेशन होगा, खान पान में थोड़ा ठीक करो, समय लगेगा ना। लेकिन समस्या यह है कि हमें तुरंत रिलीफ चाहिए। तो क्या किसी भी इलाज की पद्धति को कोई श्रेष्ठ और कोई निम्न बताएगा? आयुर्वेद वाले से पूछेंगे तो एलोपैथिक गलत होगा, एलोपैथिक वाले से बात करेंगे तो आयुर्वेदिक वाले को गलत करेंगे। क्यों इसके चश्मे से इसको देखें और इसके चश्मे से इसको देखें? इसको अपना चश्मा लगाने को दे दें, इसको अपना चश्मा लगाने को दे दें। और दोनों ही एक तरीके से भारत निर्माण के लिए प्रयास कर रहे थे। इसलिए सही और गलत की बात नहीं है, बल्कि विचारों के स्तर पर अलग अलग मार्ग और तरीके मौजूद है। तो यही बात छाप लें, हैं? थोड़ा और। अच्छा, कई बार आप लोगों को लगता होगा कि इस सब का कोई मतलब है नहीं। इससे आपको बताएं कि इंटरव्यू के संदर्भ में ये कान के पीछे की नसें गर्म हो जाती हैं जिस समय आपसे ये सवाल दाग दिया जाएगा ना कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के संदर्भ में सही और गलत कौन, तो आपको लगेगा कि बस एक ही को तो चुनना है, और उसको बारे में सोचेंगे कि बोर्ड के मेंबर में बैठा कौन है। पहले आपको अभी भी स्पष्ट कर दूं कि उस बोर्ड के अंतर्गत बैठने वाला इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। वो 30 साल की नौकरी करने के बाद वो जाति, धर्म, वर्ण, परंपरा, इन सब से उसके सामने एक व्यक्ति होता है, उसको वह दौर अपना याद आता है, वह चीजें समझ में आती हैं, और इसलिए ये सब मुद्दा ही नहीं है। लगता जरूर ऐसा है समाज के इस तरफ रहने वालों को कि जो बोर्ड के अंतर्गत बैठे हुए हैं, यूपीएससी में तो कदापि और दूर दूर तक ऐसा नहीं है। इसलिए लॉजिकल होकर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो गांधी या अंबेडकर नहीं, गांधी और अंबेडकर, ये भारत के अंतर्गत हमेशा की जरूरत है। इसके बगैर भारत का निर्माण नहीं हो सकता। एक साम्राज्यवाद से लड़ रहा था, एक समाज से लड़ रहा था। तरीका ही अलग है, लक्ष्य ही अलग है, पद्धति अलग है। क्यों बिना वजह किसी अन्य के कार्य को कम आंकें? भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे डिबेट्स हैं जिनको हम लोग समय समय पर चर्चा करेंगे।